वैसे वैसे मुझे समय के साथ भाग्य पे भरोसा और बढ़ता गया, क्योंकि मेरा एक परिचय तो बताया गया कि मैं वकील हूं, एक्चुअली मैं इंजीनियर हूं। बेसिकली मैं इंजीनियर था, कई कंपनियों में मैंने नौकरी किया। फिर कुछ दिन के बाद समझ में आएगा ये बस चोर चक्कों की बेल कराने क्या मतलब, इसके लिए थोड़ी इंजीनियरिंग छोड़ी थी। तो वहां से फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आ गए। मैं शुरुआत कुछ और करने वाला था, लेकिन जब यहाँ पे गणेश की वंदना हुई तो इसलिए मैं शुरुआत कुछ और कर रहा हूं। हमने सबने देखा हमारी बेटियों ने कितना अच्छा गणेश जी की वंदना किया। ये गणेश वंदना जो आज हुई है इंदौर में, ये कभी दुर्योधन के ननिहाल गंधार में भी होती थी, ये भरत के ननिहाल कैकेय में भी होती थी, ये तक्षशिला में भी होती थी, ये पर्शिया में भी होती थी। दुर्भाग्यवश वो दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां किसी भी कार्य की शुरुआत गणेश वंदना से होती थी, वो अफगानिस्तान बन गया। राजा भरत का ननिहाल कैकेय, जहां से रानी कैकेयी आई थी, वो पाकिस्तान बन गया। तक्षशिला, जहां दिन की शुरुआत ही वेद मंत्रों के साथ होती थी, आचार्य चाणक्य जहां प्रोफेसर हुआ करते थे, वो रावलपिंडी बन गया। कुंभा काबुल बन गया, गंधार कंधार बन गया, कैकेय पेशावर बन गया। अनगिनत देश, 55-60 देश ऐसे हैं जहां दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार, सूर्य वंदना, वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ होती थी। आज वहां पे नहीं हो रही, तो क्यों? और बाकी तो छोड़िए, भारत के 200 जिलों में भी नहीं हो रही। 750 जिले हैं भारत के, उसमें से 200 जिलों में गणेश वंदना और इस तरीके का सार्वजनिक कार्यक्रम करना तो छोड़िए, होली और दिवाली चुपचाप घर के अंदर दुबक के मनाया जाता है। सार्वजनिक रूप से होली भी नहीं मनाई जाती, सार्वजनिक रूप से दशहरा नहीं मनाया जाता, सार्वजनिक रूप से दिवाली नहीं मनाई जाती। और 1-2 जिलों में नहीं, बल्कि भारत के 200 जिलों में, और उस भारत जिसका निर्माण अभी 1947 में हुआ, मैं अखंड भारत की बात नहीं कर रहा हूं, उस भारत का जिसका निर्माण 75 साल पहले हुआ। हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे। और हमारा ट्रेडिशन देखिए कितना तगड़ा था। राजकुमार का नाम उस राज्य पे नहीं होता था, राजकुमारी का नाम उस राज्य पे होता था। हमारा कल्चर कितना था। कौशल की राजकुमारी कौशल्या, कौशल के राजकुमार का नाम कौशल नहीं था, कौशल के राजकुमारी का नाम कौशल्या था। कैकेय के राजकुमारी का नाम कैकेयी था, गंधार के राजकुमारी का नाम गंधारी था, सौमित्र देश के राजकुमारी का नाम सुमित्रा था। ये हमारे देश में विमेन एम्पावरमेंट था। और जिस गंधार में कभी हमारी बेटियां, कभी हमारी बहनें शुरुआत में गणेश वंदना करती थी, आज अभी तालिबान के राज्य में स्कूल उनका जाना बंद हो चुका है। आपने महाभारत में देखा होगा, एक प्रसंग आता है, मैं शिव भक्तिनी गांधारी, और महाभारत में इसका प्रसंग है कि गांधारी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्तिनी थी, और राजकुमारी के लिए गंधार नरेश ने बहुत ही भव्य भगवान शिव का मंदिर बनवाया था। कहां गया वो भगवान शिव का मंदिर? कभी सुना आपने अफगानिस्तान में कोई शिव मंदिर भी है? सुना आपने? जरा बोलिए। देखिए, तो मेरा आग्रह है, जब मैं कुछ बोलूं तो, क्योंकि यहां पे भाषण नहीं होगा, यहां संवाद होगा। संवाद का मतलब लगातार,
सुना आपने कोई गंधार में कोई शिव मंदिर है? उस जमाने का भव्य शिव मंदिर। रानी कैकेयी भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्तिनी थी और उनके पूजा करने के लिए कैकेय नरेश ने बहुत भव्य विष्णु मंदिर बनवाया था। कभी सुना आपने कि पेशावर में कोई विष्णु का मंदिर बचा हुआ है? और जहां तक विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो जब कैकेय नरेश और रावण का युद्ध हुआ था, अगर आपने रामायण देखा होगा तो वो प्रसंग आपने देखा होगा, तो जब कैकेय नरेश की सेना हारने लगी तो रानी कैकेयी सेना की बागडोर संभाल रही थी। देखा होगा आपने, देखा होगा। ये हमारे देश का विमेन एम्पावरमेंट था। और उस पेशावर में जब वो कैकेय पेशावर बन गया, लड़कियों का पूरा बाल ढका हुआ है, चेहरा ढका हुआ है, आंख भी ढकी हुई है, और आज वो बाहर नहीं निकल सकती, जहां वो सेनापति का काम करती थी। ये सिचुएशन है। तो समस्या, ये मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि समस्या धर्म और मजहब की नहीं है, समस्या दो संस्कृतियों की है। अगर आप विष्णु पुराण उठा के देखें, विष्णु पुराण अगर पढ़ने का मौका नहीं मिला, आज का यूट्यूब का जमाना है, गूगल का जमाना है, विष्णु पुराण धारावाहिक भी बना हुआ है। कितने लोगों ने देखा? जरा हाथ उठाया एक बार। देखा है कुछ? आपके यहां इतने लोगों ने देखा, मैं बाकी जगह पूछता हूं, कोई देखा ही नहीं। ये तो धर्म नगरी इंदौर है जहां इतने लोगों ने देखा है। तो उसमें आप देखें तो जब से पृथ्वी बनी है, युद्ध वहीं से शुरू हो गया और भगवान को बार बार अवतार इसलिए लेना पड़ा। इतने अवतार हुए वो लगातार युद्ध के टाइम में हुए। पहले देव और दानव संस्कृति का युद्ध हुआ, मानव और राक्षस संस्कृति का युद्ध हुआ। महाभारत आपने देखा ही है, रावण का राम का देखा ही है। ये सांस्कृतिक युद्ध है, इसको हमें समझना पड़ेगा। ये सांस्कृतिक युद्ध है और सांस्कृतिक युद्ध में, जैसा अभी सांवला जी ने कहा, आप केवल धर्म की जय करोगे तो धर्म की जय नहीं होगी जब तक आप अधर्म का नाश नहीं करोगे। और अधर्म का नाश कैसे होगा? भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत में तो डेमोक्रेसी है, भारत में तो ये संविधान चलता है। तो ऐसे तो हो नहीं सकता, उठाया डंडा वंडा उठाया, लाठी उठाया, तलवार उठाया, अधर्म का नाश कर दिया। हमें जो लोग उसको ठीक समझते हैं वो भी अपना करें, मैं उनको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं संविधान का जानकार हूं, इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि इसके भी तरीके हैं करने, इससे भी किया जा सकता। लेकिन मैं उस पर आऊं उससे पहले कुछ बातें ऐसी जो मैं समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि मनमोहन सिंह जी जो बहुत संभ्रांत परिवार के थे, और नंगे बदन क्यों भागे? आडवाणी जी घर मकान दुकान छोड़ के क्यों भागे? पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, रोशन, गुलजार अपना सब कुछ छोड़ के क्यों भागे? इंद्र कुमार गुजराल अपना सब कुछ छोड़ के क्यों भागे? मिल्खा सिंह अपना सब कुछ छोड़ के क्यों भागे? अगर हमें एक दिन का मौका मिल जाए भागने का, हम लोग कुछ तो लेके भागेंगे ना। अरे कुछ नहीं तो सोना चांदी तो लेके भागेंगे। एक बार जरा बोलिए ना, ये गंभीर विषय है, इसलिए बोलिए इसको। अगले 1.5-2 घंटे बाद बहुत गंभीरता के साथ होगी, शायद हंसने हंसाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इसको आप गंभीरता समझिए। अगर हमें एक दिन का मौका मिल जाए, अब मुझे पलायन करना ही है, तो कम से कम सोना चांदी ले लेंगे, पैसा वैसा रख लेंगे, हो सकता है एक आधा अटैची भी रख ले भागने के लिए। आप कल्पना करिए
पाकिस्तान का टॉपर, लॉ का टॉपर छात्र वहां से नंगे पांव भागा। मैं अपने गुरु की बात कर रहा हूं। और अच्छा था तो सावरकर को क्यों सजा हुई, अंग्रेज को क्यों नहीं हुई? सावरकर दोषी थे, अंग्रेज, जोर से बोलिए। लेकिन काला पानी किसको हुआ? अगर वो कानून अच्छा था तो जलियांवाला बाग में जिन लोगों ने गोली चलाई थी उनको सजा क्यों नहीं हुई? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को क्यों हुई? कोई एक मुझे अंग्रेज बताइए जिसको सजा हुई हो, है कोई? तो अगर वो कानून अच्छा था सजा क्यों नहीं हुई? अरे भारत के लोग तो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, भारत के लोग पीड़ित थे, भारत के लोगों को टॉर्चर किया जाता था। जिनको टॉर्चर किया जाता था, जो पीड़ित थे, उनको सजा होती थी। टॉर्चर जो करते थे उनको सजा नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि कानून में इनका, जज भी उनके और ज्यादातर वकील भी उनके। मैं आज धर्म नगरी में पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जब तक एक भी अंग्रेजी कानून है भारत में, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना चाहिए। जब तक एक भी अंग्रेजी कानून है भारत में, तब तक हमारा राम राज्य का सपना साकार नहीं हो पाएगा। क्योंकि अंग्रेजों ने 100% कानून हमें लूटने, हमें बांटने के लिए बनाया। जब 1860 में कानून बन गया, उन्होंने जगह जगह चीजों को अपराध घोषित कर दिया। उनको लगा कानून तो बन गया, इनको लाठियों से पीटेगा कौन? इनको पीटना जरूरी है डंडे से। अगला कानून बनाया 1861 में, उसको कहते हैं पुलिस एक्ट। और आजादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, और वो पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। ये पुलिस एक्ट का ही परिणाम है कि कश्मीर में हमारी बहन बेटियों की हत्या होती रही, कश्मीर में 1991 में पलायन होता रहा, और पुलिस मुख्यमंत्री के ऑर्डर का वेट करती रही। क्योंकि कानून अंग्रेजों का है। अंतर केवल इतना आया है कि जो पुलिस पहले अंग्रेजों के इशारे पे नाचती थी, अभी वर्तमान फिर से आ गया, कंडीशन चेंज हो गई। आज भी नाच रहे, उसकी कोई स्वायत्ता नहीं। हमारे आप में से लोग थाने जाने से डरते हैं कि नहीं डरते? बताइए जरा। हम और आप थाने जाने से डरते हैं कि नहीं? कभी गुंडों को देखा डरते हुए? लुच्चे लफंगों को देखा? बदमाशों को देखा? दलालों को थाने जाने से डरते देखा? घूसखोरों, कमीशनखोरों, जमाखोरों, मिलावटखोरों, कालाबाजारियों को थाने जाने से डरते देखा? कानून वही चला। और इस भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा कारण है, ये घटिया अंग्रेजी कानून। 1861 में उन्होंने पुलिस एक्ट बनाया, हमारे आपके भाइयों को, परिवार के एक सदस्य को पुलिस बना दिया, उसको डंडा पकड़ा दिया, एक भाई से दूसरे भाई को पिटवाना शुरू कर दिया। उसके बाद एविडेंस एक्ट बना दिया। 1873 में उन अंग्रेजों को समझ में आया कि नागा हिल्स जो पूर्वोत्तर का एरिया है, वहां पे बहुत हिमालयन का एरिया जो ब्रांच चाहिए, वहां बड़ी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हैं। उन्होंने कानून बनाया, उसको कहते हैं बंगाल फ्रंटियर एक्ट। कानून बना के ये बोल दिया, इस नागा वाले एरिया में जाना नहीं, आप जाओगे तो परमिट लेके जाना पड़ेगा। वो कानून आज भी चल रहा है। आप अगर नागालैंड जाओ, आपको परमिट लेके जाना पड़ेगा। उस कानून को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ। और उनका पेट नहीं भरा, उनको लगा एक काम करते, जमीन बहुत है इधर, अब जमीन पे कब्जा करते। एक कानून बनाया उन्होंने, लैंड एक्विजिशन एक्ट। लैंड एक्विजिशन एक्ट और डेवलपमेंट के नाम पे जमीनों को उन्होंने एक्वायर करना शुरू किया। एक्वायर कैसे करते थे? जहां 5 बीघे जमीन चाहिए थी, वहां 50 बीघा एक्वायर कर देते। 5 बीघे में डीएम का ऑफिस, एसपी का ऑफिस बना देते थे। बाकी का 45 बीघे जो एक्स्ट्रा था, उसको चर्च को दे देते थे। पूरे भारत में जितनी सिविल लाइन बनी है, पता नहीं इंदौर में नहीं है कि नहीं, इंदौर में नहीं है, पूरे भारत में जितनी सिविल लाइन बनी है, वो उसी लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत बनी है। और जहां जहां सिविल लाइन मिलेगी, चौड़ी चौड़ी सड़कें मिलेंगी,
डीएम का बंगला मिलेगा, कप्तान का ऑफिस मिलेगा, लेकिन वहां 2-4 चर्च जरूर मिलेंगे। और सिविल लाइन के सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी है चर्च के पास, और उनका 99 ईयर का लीज पूरा हो चुका है चर्च का, क्योंकि 1894 में कानून बना, उसके बाद लीज पे देना शुरू किया, तो लगभग 1899 तब 1900 तक उन्होंने दिया। उनका लीज 2000 आते आते पूरा हो गया, किसी का 2000 में पूरा हो गया, किसी का 2004-2005 में। अब उनको लगता है कि कोई सिरफिरा आके, कोई सरकार ऐसी ना आए बोले तुम्हारा तो लीज पूरा हो गया, जमीन वापस करो। अब वो सिविल लाइन में प्लॉटिंग कर रहे हैं, और सिविल लाइन की जमीन 1 करोड़ रुपए बिस्वा बिकती है, तो वो सिविल लाइन में 1 करोड़ एक बिस्वा बेचते हैं और 40 किलोमीटर दूर जाके 1 बीघा खरीद लेते हैं। तो सिविल लाइन की 10 बिस्वा बेचा और बाहर जाके 10 एकड़ खरीद लिया। अभी आपको पूरे देश में जो चर्च बहुत तेजी के साथ फैलते नजर आ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका उस 1894 वाले लैंड एक्विजिशन एक्ट की। यहां भी फैल रहे होंगे, यहां नहीं फैल रहा होगा, झबुआ में फैल ही रहा, हर जगह फैल रहा। इस तरीके से एक के बाद एक वो कानून बनाते चले गए। सवाल यह है कितने कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। जरूरत इस बात की है कि हम सब लोग मिलके एक स्वर से मांग करें, हमें नहीं चाहिए अंग्रेजी का। और हमारे पास क्षमता है, हमारे पास हजारों की संख्या में रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड जज, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, ऐसे लोग हैं जो फ्री में अपना समय दान करने के लिए तैयार है, कानून बनाने के देने के लिए तैयार है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आम जनता इसके लिए डिमांड करे। क्योंकि याद रखिए, लोकतंत्र में डिमांड एंड सप्लाई चलती है, जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 5 बार, सुप्रीम कोर्ट के 5 बार कानून बदले हैं। कैसे बदले? ट्विटर फेसबुक से नहीं बदले। जब जब लोग सड़क पे आए, सुप्रीम कोर्ट का कानून बदला गया, 5 बार बदला गया। जब जब लोग सड़क पे आए, या कानून बना या कानून बिगड़ा। क्योंकि भारत में लोकतंत्र नहीं, भारत में भीड़ तंत्र है। बहुत अच्छी बात हो, बड़े अच्छे विचार हो, लेकिन जब तक वो सभा के अंदर है तब तक वो इतने प्रभावी नहीं है। जब ये सभा से उठ के सड़क पे चले जाए तब वो ज्यादा प्रभावी हो। जितने यहां लोग बैठे हुए अभी 2-3 घंटे सुनने के लिए, इसका प्रभाव है। लेकिन अगर इतने लोग एक दिन एक कानून के लिए सड़क पे आके बैठ जाए, उसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाए। तो मानते नहीं मानते? ये है कि नहीं? हमारी समस्याओं का समाधान 3 ही जगह से हो सकता है। एक सड़क, दूसरा संसद, तीसरा सुप्रीम कोर्ट। आपके सड़क पे आने से सुप्रीम कोर्ट भी ठीक से फैसला करेगी और संसद भी ठीक से फैसला करेगी। इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा। स्थितियां बड़ी अनुकूल हैं, ये भगवान की कृपा है, स्थितियां बड़ी अनुकूल है। अब जरूरत है, लोहा गर्म है, ये जरूरत है। अगर आप इसको देखते जाए लगातार, हम लोग राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य में आप आए तो 1-1.5 घंटे के समय, मैं बहुत ज्यादा नहीं, 2-4 चौपाइयों पे आता हूं। उत्तरकांड में एक चौपाई है, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब, बोले जरा, अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब विरज शरीरा। आखिर क्या कारण है? हमें पूरे मुगलों का नाम पता, लेकिन हमें भगवान विष्णु के 10 अवतार नहीं पता, 9 अवतार। भगवान विष्णु ने कैसे कैसे अवतार लिया, मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप चिंता करना। क्यों?
क्या उसके लिए केवल हम ही दोषी हैं क्या? कौन दोषी है? अरे जिन सरकारों ने हमें बाबर, हुमायूं, अकबर, गौरव गोरी, औरंगजेब पढ़ाया, उन्होंने हमें भगवान विष्णु के 10 अवतार क्यों नहीं पढ़ाए? केवल हम नहीं दोषी हैं। हम तो पढ़ने के लिए तैयार है, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार है। हमें पढ़ाओ, तो हमें पढ़ाओ ना गीता, हम पढ़ने के लिए तैयार है। हाँ, सिलेबस में डाल दो, फिर हमें अगर ना आता हो भगवान विष्णु के 10 अवतार, फिर हमारी कमी है, फिर हमारे बच्चों की कमी है। तुमने बाबर, हुमायूं, गौरी, तुगलक पढ़ाया, हमारे बच्चों ने पढ़ा, हमने खुद पढ़ा। हमें तुम अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब विरस शरीरा, ये पढ़ाओ, हमें याद रहेगा। इसलिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है राम राज्य की, वो है समान शिक्षा। जब इस देश का संविधान, इस देश का आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा, ये कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। क्या आज की डेट में आईआईटी में सबको समान अवसर मिल रहा है? जोर से बोलिए जरा। इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सारे एग्जाम एक हो रहे हैं, किताबें 100 तरीके की चल रही हैं, सबको समान अवसर कैसे मिले? सीबीएसई बोर्ड का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, आईसीएसई बोर्ड का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, इंदौर का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, मध्य प्रदेश बोर्ड वाला अलग किताब पढ़ रहा है, यूपी बोर्ड वाला अलग पढ़ रहा है, बिहार वाला अलग, बंगाल वाला अलग। क्यों? जरूरत क्या है? ये सीबीएसई, आईसीएसई अलग अलग क्यों? इन दोनों को मर्ज करके एक भारतीय शिक्षा बोर्ड क्यों नहीं बना देते? और खेल देखिए, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता, जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता। कौन है ये? मैंने पहले कहा था, जितनी समस्याएं हैं उसके पीछे 2 ही कारण है, या तो सत्ता या तो इस देश में 1 लाख करोड़ के आसपास का कोचिंग का धंधा चल रहा है। 1 लाख करोड़। कितना ही बच्चा होनहार हो, जब तक कोचिंग नहीं करेगा तब तक वो आईआईटी, एनडीए, क्लैट, एमबीए, इंजीनियरिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कोचिंग माफिया ये तय करते हैं कि पढ़ाया क्या जाएगा और पूछा क्या जाएगा। आप लोग सहमत हैं कि नहीं? जोर से बोलिए जरा एक बार। इस देश में जब ये संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, यानी गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, इंदौर का बच्चा हो या देवास का या खरगोन का हो या खंडवा का, किताब एक कर दो। बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़ लेगा। यही तो होगा। और जो एंट्रेंस में पूछना वो पढ़ाओ, और जो पढ़ाओ वो पूछो। खत्म बात हो गई। राइट टू एजुकेशन, इसको आरटी कहते हैं। किसने बनाया राइट टू एजुकेशन कानून? संसद ने। भोपाल में नहीं बना, दिल्ली में बना। दिल्ली में अगर राइट टू एजुकेशन बन सकता है तो उसमें एक शब्द नहीं जोड़ा जा सकता, राइट टू इक्वल एजुकेशन? जोर से बोलिए जरा। राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बना सकते नहीं बना सकते? वो 14 साल तक है, 6 से 14 साल, उसको 6 से 18 कर सकते नहीं कर सकते? एक देश वन नेशन वन सिलेबस हो सकता है कि नहीं? वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो सकता है कि नहीं? अपने अपनी मातृभाषा में पढ़े, लेकिन किताब अलग अलग क्यों हो? और बाकी तो छोड़िए, क्या आपके इंदौर के सारे बच्चों की किताब है क्या? नहीं। जो 2000 रुपए फीस देता उसकी किताब अलग, जो 5000 रुपए फीस देता उसकी किताब अलग, जो 8000 फीस देता उसकी किताब अलग, जो 10000 रुपए फीस देता उसकी अलग किताब। अब ये बताओ, इंजीनियरिंग मेडिकल में 10000 रुपए वाली किताब से आप पेपर बनाओगे, 2000 रुपए वाली से बनाओगे, 200 रुपए वाली जो सरकार में चलती है उसमें बनाओ? और तमाशा देखिए स्कूल माफियाओं का, कोचिंग माफियाओं का। सारे की सारा टैलेंट कहां जाता है? टीचर्स का, गवर्नमेंट स्कूल में।
सारा का सारा टैलेंट कहां जाता है? जो स्क्रैप होता है वो कहां जाता है? स्क्रैप से मतलब ऐसा नहीं, स्क्रैप मतलब नीचे वाला। तो जहां पे टैलेंट मेन जाता है वहां लोग पढ़ा नहीं रहे, ऐसा उन्होंने ब्रांडिंग कर दिया। और जहां 10,000 रुपए फीस लग रही है और टैलेंट भी, टैलेंट का मतलब बच्चों का टैलेंट नहीं, मैं टीचर की टैलेंट की बात कर रहा हूं भाई। टीचिंग बीएड करने वाले सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी केंद्रीय विद्यालय, उसके बाद बचे तो स्टेट बोर्ड, उसके बाद जिसको नहीं मिली सरकारी नौकरी वो प्राइवेट। ऐसे तो होता है, इसके अपवाद हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन 99% ऐसे ही होता है। तो जहां पे वो बचा हुआ टैलेंट आ रहा है टीचर्स का, वहां 10,000 रुपए फीस, और जहां क्रीम जा रहा है वहां 200 रुपए फीस। इसके बावजूद भी अभिभावक वहां नहीं पढ़ाने के लिए तैयार है, 10,000 रुपए देने के लिए तैयार है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, विधायक की सिफारिश लगवा रहे हैं, मंत्री की सिफारिश लगवा रहे हैं, हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो, और 2-3 लाख रुपए देके सेटिस्फाई है। मैं आपको ये कहता हूं, इस देश में, और वो एक पार्ट हो गया, इस पूरी दुनिया में जिस देश में एक भी विशेष स्कूल है, शब्दों को समझिए, भावनाओं को समझिए, जिस दुनिया में एक भी स्कूल है वहां शांति नहीं। एक स्कूल खोल दीजिए, एक जिला शांत हो जाएगा। और भारत में ऐसे विशेष 5 लाख से ज्यादा स्कूल है। क्या होगा हमारा भविष्य? क्या होगा? मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, अगर हम कुछ जरूरी चीजें जल्दी नहीं किए, अगले 15 से 20 साल में ये वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, नारी तू नारायणी, सबका साथ सबका विकास इतिहास बन के रहेगा, अगर हमने विशेष स्कूलों को बंद नहीं किया। अरे वहां ऐसी ऐसी चीज पढ़ाई जा रही जो आप कल्पना नहीं कर सकते, और सरकार के दायरे में नहीं है, इसलिए सरकार भी ऑडिट नहीं कर सकती इनकी किताब में क्या लिखा हुआ है। वहां जो पढ़ा रहा है उसकी क्या क्वालिफिकेशन सरकार को नहीं पता, कौन सी किताब पढ़ाई जा रही है सरकार को नहीं पता, सीसीटीवी लगा नहीं है कि सरकार को पता चल जाए कि एक्चुअल में वहां पे क्या क्या तालीम चल रही है। अशांति फैलाने के लिए तो एक ही स्कूल बहुत था, यहां तो लाखों खुल चुके हैं। इसका सही समाधान है 18 वर्ष तक सारे बच्चे चाइना की तर्ज पे, चीन हमारा दुश्मन है लेकिन हमें कुछ चीजें उससे सीखनी पड़ेगी। 18 वर्ष तक सारे बच्चे एक किताब पढ़े, उसके बाद जिसको जो पढ़ना अपने घर में पढ़े, लेकिन 18 वर्ष तक सब एक किताब पढ़े। और एक बात और, ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारतनाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।